हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचार का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5 यूनिट दी गई थी, जिनका हम सभी का अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र, उसकी भी 5 यूनिट थी, पाँचों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक विचार का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम विचारक हैं इमानुएल दुर्खिम। इन्होंने 4 प्रकार के जो है रचनाओं का अध्ययन किया था, जिनमें पहला है सामाजिक तथ्य, दूसरा है जिसका हम अध्ययन करेंगे श्रम विभाजन, तीसरा है आत्महत्या और चौथा है धर्म। तो सबसे पहले हम इमानुएल दुर्खिम के जीवन चित्रण के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। फ्रांस के जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक अन्य प्रतिभाओं ने भी जन्म लिया था। पारिवारिक वातावरण ने उन्हें प्रतिभाशाली और सुशिक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान एक ईसाई शिक्षिका के संपर्क में आए, जिससे उन्होंने हिब्रू शिक्षा भी ग्रहण की थी। इस प्रकार बचपन में ही दुर्खिम को यहूदी और ईसाई धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही दुर्खिम ने सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया। दुर्खिम के समय यूरोप और फ्रांस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। उस समय सभी जगह औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धूम मची हुई थी। धर्म और विज्ञान में संघर्ष चल रहा था। पुरानी मान्यताएं जो धर्म और नैतिकता पर आधारित थी, समाप्त होती जा रही थीं। इनके स्थान पर नवीन नैतिकता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो विज्ञान पर आधारित थी, जो विज्ञान को पल्लवित और पोषित कर सके। यह वह समय था जब संपूर्ण यूरोप का ही जीवन दर्शन करवट ले रहा था। इसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को ऐसे विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जो नवीन नैतिकता की स्थापना करने में अपना अपेक्षित योगदान दे सके। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं, जिनका इन्होंने जो है अपने जीवन काल में अध्ययन किया था। तो मैं आपको दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं के नाम बता देती हूँ, आप एक बार फिर से अपना नोट कर लीजिए। पहला है समाज में श्रम विभाजन, दूसरा है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। समाज में श्रम विभाजन पुस्तक है वो इमानुएल दुर्खिम ने 1893 में लिखी थी। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895 में लिखी थी, और आत्महत्या जो पुस्तक है उन्होंने 1897 में लिखी थी। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप उनकी मृत्यु के बाद 1912 में उनकी पत्नी ने प्रकाशित करवाई थी। इसके बाद जो है शिक्षा एवं समाजशास्त्र 1922 में, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र 1924 में प्रकाशित करवाई थी। नैतिक शिक्षा 1925 में, समाजशास्त्र एवं संत साइमन 1925 में, व्यवहारवाद और समाजशास्त्र 1955 में और समाजवाद 1928 में। इसके बाद एक पत्रिका का संपादन किया गया जो इमानुएल दुर्खिम द्वारा लिखी गई थी, एनी सोशियोलॉजी, जो 1898 से लेकर 1910 तक हुआ था। इसके बाद मोंटेस्क्यू पर छात्र जीवन में शोध प्रबंध का अध्ययन किया गया। इसके बाद में द आई तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख आदि लिखे गए थे। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि समाज में श्रम विभाजन जो उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने क्या बताया। इसके बाद दूसरे नंबर पुस्तक आती है इनकी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, उसमें उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया, और तीसरा है आत्महत्या और चौथा है धर्म। तो सबसे पहले हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इनकी पुस्तक थी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक को दुर्खिम ने फ्रांसीसी भाषा में द रेगलेस डी ला मेथड सोशलॉजिक्यू नाम से लिखा था, जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड नाम से किया गया। इसका प्रकाशन 1895 में हुआ था। दुर्खिम की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कॉम्ट ने जिस समाजशास्त्रीय शिशु को जन्म दिया, उसका संरक्षण उसके चाचा हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, किंतु अब यह शिशु अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। यह कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति क्या हो उसको निश्चित किया, जो इस पुस्तक में जो है उल्लिखित है।
समाजशास्त्रीय पुस्तक को जो है इमाइल दुर्खिम ने कुछ अध्यायों के अंतर्गत उल्लेखित किया है, जिनको मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास करूँगी। पहला है सामाजिक तथ्य। इनकी सामाजिक तथ्य क्या हैं और उनकी जो है परिभाषाएँ और विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, प्रथम अध्याय में। दूसरा अध्याय है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। तीसरा अध्याय है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। चौथा अध्याय है सामाजिक प्रकारों यानी समाजों के वर्गीकरण के नियम। पाँचवां अध्याय है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। और छठवां अध्याय है सामाजिक प्रमाणों की स्थापना के नियम। और इसके बाद जो है अनेक समाजशास्त्रियों ने इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा की जो है आलोचना की है। अंत में तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि इमाइल दुर्खिम ने जो है सामाजिक तथ्य के अंतर्गत अर्थ और परिभाषा क्या बताई हैं। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और व्यक्तित्व चेतना से स्वतंत्र हों। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति और समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने बताया है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी विचार, अनुभव और या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर दुर्खिम ने बताया है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के पहले अध्याय में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी और अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर भारी दबाव डालने में समर्थ होता है और पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इसके बाद इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की कुछ विशेषताओं का जो है समझाने के लिए यानी बताने का प्रयास किया है, जो निम्न है। पहली है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके होते हैं। दूसरी विशेषता इमाइल दुर्खिम ने बताई है कि सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। तीसरी विशेषता इमाइल दुर्खिम ने बताई है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं होते, बल्कि वे सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है और इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। चौथी विशेषता है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में क्या भोजन बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति परिवार और समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे वे सभी उसके जीवन का अंग बन जाते हैं, उसकी आदत और व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं और वह भी इन्हें आने वाली कई पीढ़ियों को हस्तांतरित करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता इमाइल दुर्खिम ने बताई है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। क्योंकि ये समाज की उपज हैं, अतः समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन्हें सीखा जाता है। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षण जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, कान, बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन और प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक, राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया इन्हें पूरी तरह से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना द्वारा होती है, अतः यह किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं होते, बल्कि संपूर्ण समाज की उपज होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट विशेषता का अध्ययन करेंगे, वो है प्रमुख विशेषता बाह्यता। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषता है कि ये समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक और भिन्न होते हैं।
जिस पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही ऑक्सीजन। पानी इन दोनों से अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सामायिक तत्वों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक और पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु उनका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना और सामूहिक विचारों का जन्म होता है। तो सोचने, विचारने, अनुभव करने, कार्य करने के तरीके समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं। धार्मिक विचार, विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता आदि सामूहिक चेतना की उपज होते हैं। अतः व्यक्ति की शक्ति अधिकार से परे होते हैं, इसलिए ही इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक तथ्यों पर वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है बाध्यता। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों की विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता है, निर्देश देता है। समाज की शक्ति का पता सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं लगता, बल्कि उस समय लगता है जब हम उसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तभी समाज का रोष प्रकट होता है तथा वह दंड की व्यवस्था करता है, और दंड जो है सामाजिक तथ्यों के विरोध के परिणाम होती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरा अध्याय है सामाजिक तथ्य का, जो इमैनुएल दुर्खिम ने बताया सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम कौन कौन से हैं, कि समाज में हम कैसे पहचानेंगे कि सामाजिक तथ्य कैसे होते हैं, उनको देखेंगे कैसे। तो इमैनुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, उन्हें देखा जा सके, समझा जा सके। जिनमें पहला नियम है सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में समझना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वस्तु और विचार में भेद जो है इमैनुएल दुर्खिम ने भेद किया है। विचार अमूर्त हैं और परोक्ष हैं, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो परोक्ष है वो भाव प्रधान होते हैं। जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक तथ्यों की भी भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझा जाए। दूसरे नियम है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम का, वो है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करना चाहिए। तभी जो है हम वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं और कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल दें, त्याग दें और केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से मुक्त होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। इसके बाद तीसरा नियम है सामाजिक तथ्यों को देखने का, वह है विषय वस्तु की परिभाषा। यानी वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं होता। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तु की स्पष्ट परिभाषा करनी चाहिए। दुर्खिम के मतानुसार कि अतः समाजशास्त्री का पहला कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। नेक्स्ट विशेषता जो पालन है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम का, चौथा वो है व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों की पृथकता, यानी उनको अलग कैसे किया जाए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खिम के मतानुसार जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हैं। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान देना चाहिए। जिस रूप में समाज में वो विद्यमान हैं उनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए।
नेक्स्ट अध्याय है एमाइल दुर्खिम के अनुसार, वो है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। तो एमाइल दुर्खिम ने जो है सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताए हैं, वो निम्न है, यानी सामान्य तथा व्याधि के सामाजिक तथ्य। एमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में 2 भागों में उसको बांटा है सामाजिक तथ्यों को, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। तो सामान्य सामाजिक तथ्य का तात्पर्य है ये वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं और सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इसे शरीर के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो मौसम से अनुकूलन कर लेता है, स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता जो है कम से कम होती है, बीमारी नहीं होती। समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो चलती रहती हैं, तो इसको बनाए रखने वाली सामाजिक तथ्य सामान्य है। इस अवस्था में व्याधि के तथ्य न्यून यानी कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इनमें व्याधि के तथ्यों को जो है तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था और कानून गड़बड़ा जाए। दूसरा जो है सामाजिक तथ्यों के प्रकार का नियम, वो है व्याधि के सामाजिक तथ्य कौन से होते हैं। एक तो है सामान्य सामाजिक तथ्य, दूसरा व्याधिकीय। तो व्याधिकीय वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों को विपरीत होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य होते हैं। इसके बाद इनमें अंतर करने के एमाइल दुर्खिम ने कुछ नियम बताए हैं कि सामान्य और व्याधिकीय जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें अंतर कैसे करेंगे। तो पहला है व्यापकता, यानी सामान्य सामाजिक तथ्यों के मापदंड के लिए इनको प्रस्तुत कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि व्यापकता का गुण किसी तथ्य की समानता का लक्षण है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं और उनमें कम परिवर्तन होते हैं, जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य जो हैं वो कम पाए जाते हैं और उनमें परिवर्तन अधिक होते हैं। इसके बाद जो है दूसरा अंतर है सामान्य व्याधि के तथ्यों में करने का, वो है उपयोगिता। सामान्य व्याधि के तथ्यों में कोई भी समाज द्वारा उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं, जबकि व्याधिकीय तथ्य समाज के लिए अनुपयोगी और कष्टदायक होते हैं। तीसरा अंतर है सामान्य व्याधि के तथ्यों का, वो है घटनाक्रम का नियम। सामान्य व्याधि के तथ्यों में भेद के लिए इस नियम के अनुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया था। यदि यह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान हैं या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए, और बदल गई हैं तो फिर व्याधिग्रस्त। इसके बाद चौथा नियम बताया है सामान्य व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का, तीसरे अध्याय के अंतर्गत, वो है चौथा बिंदु समाज के विकास का स्तर। अर्थात दुर्खिम ने सामान्य व्याधिकीय तत्वों में अंतर करने के लिए बताया है कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है, उसको हम जान लें, पता कर लें। वह अर्धविकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है। क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हुए हैं, सभी के विकास के अपने अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक और उपयोगी नहीं होते हैं। दुर्खिम ने सामान्य व्याधिकीय तथ्यों में अंतर करने के जो नियम बताए हैं उनके आधार पर अपराध की व्याख्या और अपराध को वैज्ञानिक आधार पर एक सामान्य तथ्य सिद्ध किया, क्योंकि इसमें भी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो सामान्य तथ्य में पाई जाती हैं। जैसे अपराध की भी सार्वभौमिक हैं और इनका उपयोगी पक्ष भी होता है। अब हम नेक्स्ट अध्याय का अध्ययन करेंगे एमाइल दुर्खिम के अनुसार, वो है सामाजिक प्रकारों या समाजों के वर्गीकरण के नियम क्या हैं। तो एमाइल दुर्खिम ने चौथे अध्याय में इन प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है सरल समाज, दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा है द्वैरय मिश्रित बहुखंडीय समाज। इसके बाद नेक्स्ट और 5वां अध्याय एमाइल दुर्खिम ने बताया वो है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। यानी इस प्रकार किसी भी तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य है उसकी उत्पत्ति के कारक और उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकारों की खोज करना। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम के अंतर्गत दुर्खिम ने प्रकार की अवधारणा के विकास किया है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम को हम
इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं संक्षिप्त में। किसी तथ्य के निर्धारण कारण की खोज उसके पूर्ववर्ती सामयिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं। दूसरा है, किसी सामयिक तथ्य के प्रकार की खोज किसी सामयिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। और तीसरा है, किसी प्रकार से समस्त महत्वपूर्ण यानी समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आता है, इमानुएल दुर्खिम में होता है कि सामाजिक प्रमाणों की स्थापना के नियम क्या हैं। तो दुर्खिम ने वैज्ञानिक पद्धति के जो नियम हैं उनका प्रयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत भी किया है। निष्कर्ष प्राप्त करने, नियम बनाने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और तुलनात्मक पद्धतियाँ प्रमुख हैं। इसके बाद निष्कर्ष जो है, लास्ट में इमानुएल दुर्खिम ने निष्कर्ष दिया है कि पुस्तक के 7वें अध्याय में सभी अध्यायों के आधार पर 3 प्रमुख निष्कर्ष इमानुएल दुर्खिम ने बताए हैं, जिनमें पहला है समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्धारण। दूसरा है वैश्विक अध्ययन पद्धति, यानी जिस पद्धति का निर्माण किया इमानुएल दुर्खिम ने वह वस्तुनिष्ठ या वैश्विक है। तीसरा है समाजशास्त्रीय पद्धति, यानी दुर्खिम ये मानते हैं कि उनकी यह पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है। इसके बाद कुछ समाजशास्त्रियों ने जो है इमानुएल दुर्खिम की आलोचना की है, जिनमें ग्रेविल टार्डे प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि दुर्खिम ने सभी जगह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक से अस्तित्व नहीं होता। दूसरी आलोचना रेमंड एरन ने दी है। उन्होंने बाध्यता शब्द की आलोचना में कहा है कि दुर्खिम ने बाध्यता शब्द का प्रयोग अत्यंत दोषपूर्ण तरीके से किया है। कभी कभी तो यह समझने में भी कठिनाई उत्पन्न होने लगती है कि केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का सार तत्व है या केवल उनकी बाह्य विशेषता है जो कि उन्हें समझने में सहायता करती है। तीसरा कैटलिन है। उन्होंने बताया है कि दुर्खिम को सामूहिक चेतना की अवधारणा की जो है उन्होंने भरसक आलोचना की है। चौथा, इमानुएल दुर्खिम ने सामयिक तथ्यों की वस्तु के रूप में मानने की बात कही है। बार्नेस ने कहते हैं कि उसके सूत्र का अभिष्ट अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुर्खिम ने वस्तु शब्द का प्रयोग 4 भिन्न और घनिष्ठ संबंध रहित अर्थों में किया है। इस पर इमानुएल दुर्खिम की कई समाजशास्त्रियों ने जो है आलोचना की है। और इसके बाद अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः पूछ सकते हैं।